Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और हम लोग अपने आधुनिक भारत, जिसे मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, उसको पढ़ रहे थे, जो कि हम लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे थे और उसी सीक्वेंस को हम लोग ने आगे बढ़ाया था ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम हैं, जो खासकर लगे थे बीपीएससी वगैरह को लेकर, कुछ और भी अलग जो एग्जाम लगे थे, तो उसमें मॉडर्न इंडिया का टॉपिक ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोगों ने कंटिन्यूएशन में रखा है। उसी कंटिन्यूएशन को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे गांधीवादी युग के, गांधी एरा के उस बड़े आंदोलन को जिसे नाम दिया जाता है नॉन कोऑपरेशन, जिसे हम लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन के साथ। ये वो आंदोलन है जो देश के अंदर नौजवानों को, आप जैसे बच्चे जो थे उस जमाने में, उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम करता है। भाई नमस्कार, नमस्कार सब लोगों के लिए। राजपाल जी, किशन साहब, दीपक साहब, अतुल कुमार जी, शुभम जी, नगेंद्र जी, सौविक जी, संदीप्ता जी, सब लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा, कब चल रही हैं हमारी हिस्ट्री की क्लासेस? बेटा पूनम ने सवाल पूछा है, तो मेरी जो क्लासेस होती हैं हिस्ट्री की, ये आपकी फ्राइडे और सैटरडे को चलती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कंडीशन है इस वक्त, कुछ ऐसी परेशानियां हैं कि हम लोग इसको सैटरडे नहीं कर पा रहे हैं शायद, और आगे से कोशिश करेंगे कि हम लोग इसे कंटिन्यू कर लें, ठीक है। चलिए, और हमें उम्मीद है कि आप लोग अपनी इस पढ़ाई को, अपने इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं, और अपने एग्जाम को, जो भी एग्जाम देने वाले हैं, और आने वाले समय में एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि आने वाले समय में जल्दी ही पूरे हिंदुस्तान में सेंट्रल लेवल पर भारत की सरकार के द्वारा एक ही एग्जाम कराने का प्रस्ताव रखा जा रहा है, जिसमें रेलवे ने, जो कि आज के न्यूज़ है, उस न्यूज़ के तहत पता चला है कि साहब रेलवे ने आने वाले साल से जो अपने एग्जाम होगा उसे वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाएगा। ठीक, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। उससे एक फायदा ये मिलेगा कि हम लोगों के एग्जाम जो है प्योर होंगे, हम लोगों के एग्जाम जो है वो जल्दी होंगे, जल्दी रिजल्ट आएगा और जल्दी सिलेक्शन होगा। तो बहुत अच्छा अगर यूपीएससी ऐसा करता है, जैसा कि रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन विनोद कुमार जी ने बोला है। तो अगर उन्होंने बोला है, और रेलवे बोर्ड में भी आप देख रहे होंगे चेंजेस किए गए हैं, 8 बोर्ड को अब 4 बोर्ड में कर दिया गया है और चेयरपर्सन को अब सीईओ कहा जाने लगेगा, तो बहुत बढ़िया है। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्रक्रिया, बहुत अच्छी शुरुआत होगी आप जैसे नौजवान बच्चों के लिए, जिनको जल्दी से जल्दी सिलेक्शन मिले, वो एक ऐसे पद पर पहुंचे, एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर वो फक्र के साथ, पूरे गर्व के साथ अपने आप को बता सकें, अपनी पहचान करा सके। विशेषकर जब नाते रिश्तेदार जो आते नहीं, जो आपको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज्ड करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल मत होइएगा। जल्दी से सिलेक्शन लेकर अपने आप को साबित कर दिए कि मैं वो खास हूं, मैं वो सूरज हूं जो हमेशा चमकता है, जो हमेशा दमकता है, और अगर नहीं चमकेगा तो फिर लोगों को ही परेशानी होगी, मुझे परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक। तो हम लोग अपने टॉपिक को शुरुआत करें। तो हम लोग बात कर रहे थे अपने असहयोग आंदोलन के, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, और इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे जो कारण पाया गया था, याद होगा आप लोगों को, हम लोग ने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था जलियांवाला बाग कांड, जो कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था। फिर आपको याद होगा कि हम लोग ने पढ़ा था खिलाफत आंदोलन, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अंग्रेजी सरकार ने तुर्की पर, हाँ ठंडक तो बहुत पड़ रही है बेटा अतुल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये वो दिक्कतें, वो परेशानियां हैं जिनका मुकाबला हमें आपको करना है। अगर हम आप कहेंगे कि ठंडक बहुत लग रही है तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? तो इसके बिल्कुल मत घबराइए, इसका मुकाबला करिए और इस ठंड को अपने से दूर भगाते हुए अपने पढ़ाई पर फोकस करेंगे ना, जब कंसंट्रेट हो जाएंगे अपने या उसमें, अब पढ़ाई लिखाई पर, तो ना ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी, क्योंकि उद्देश्य दिखाई पड़ेगा, और वही इंपॉर्टेंट है कि नहीं हमारे आपके लिए। बाकी मौसम है, इसका लुत्फ उठाया जाए, ज़्यादा बेहतर है। इस बात की शिकायत की जाए कि ठंडक ज़्यादा लग रही है, इसका लुत्फ उठाना चाहिए, इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक। तो खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया क्योंकि तुर्की पर अंग्रेजी सरकार का, इंग्लैंड का कब्जा हो गया। एक पुराना सा बहुत बड़ा पद हुआ करता था जो खत्म कर दिया गया है, जो कि एक रिलीजियस पोस्ट हुआ करता था। वो अलग बात रही कि 1924 तक आते आते कमाल पाशा को चुन लिया गया, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है खलीफा के पद के खत्म हो जाने का, तो वहां से खत्म हो गया है ना। अब उन्हीं दो बातों को लेकर गांधी जी ने
एक घोषणा कर दी है एक आंदोलन को लेकर, क्योंकि पूरा देश उनकी ओर देख रहा था। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो भारत को जो सबसे बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी वो था इन्फ्लेशन। बहुत तेजी से महंगाई बढ़ गई। जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो भारत को जो परेशानी उठानी पड़ी अंग्रेजों की इकोनॉमी पॉलिसी के कारण, वो था बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो कहीं ना कहीं हमारे देश का नौजवान बच्चा परेशान था। वो कहीं ना कहीं एक नई आशा की उम्मीदों के साथ देख रहा था देश के नेताओं की ओर, और चूंकि देश का नेतृत्व तो गांधी जी के पास जा चुका था, इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने घोषणा कर दी कि हम लोग अपने एक आंदोलन को चलाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा असहयोग, नॉन कोऑपरेशन। यानी अंग्रेजी सरकार का पूरी तरीके से मुखालफत कर दिया जाएगा। ये भारत का वो पहला जन आंदोलन है जिसमें सबसे बड़ी जनसंख्या में लोग आ गए हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सब लोग इकट्ठा होकर इस आंदोलन को आगे चलाना चाहते हैं। इस आंदोलन को चलाने के लिए सितंबर मंथ में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था। उस स्पेशल सेशन में इस प्रस्ताव को रखा गया है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। फिर साथ ही साथ आपके 1920 के नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन को शुरू करने का मुहर लगा दिया गया। वो बात दूसरी है कि आंदोलन सितंबर और दिसंबर के महीने से पहले ही शुरू हो चुका था। यह आंदोलन तो 1 अगस्त 1920 को ही शुरू किया जा चुका था, और 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन इसलिए शुरू किया गया क्योंकि 1 अगस्त 1920 को आपके बड़े नेता, हमारे बड़े नेता, उस जमाने के एक बड़े नेता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहला वो बड़ा नाम जो पब्लिक लीडर है, जो मास लीडर है, जिन्हें हम लोग बाल गंगाधर तिलक के नाम पर जानते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो बाल गंगाधर तिलक की इस मृत्यु ने देश को झकझोरा है, और कहीं ना कहीं गांधी जी ने तिलक साहब की इस मृत्यु पर एक स्टेटमेंट दिया कि आज हिंदुस्तान ने एक हीरा खो दिया है, आज हिंदुस्तान ने उस हीरे की चमक खो दी है जो हमें स्वराज की बात बताता है, जो हमें स्वराज के रास्ते पर लेकर चलने की बात करता है। इस वक्त जो वाइसरॉय है उसका नाम लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। चौधरी साहब जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक, तो कुल मिलाकर गांधी जी ने इस आंदोलन को अब तय कर लिया कि हम लोग 1 तारीख को ही, 1 अगस्त को ही इस आंदोलन को शुरू करेंगे। वैसे इसकी तिथि जो पहले निर्धारित की गई थी वो कुछ और थी, लेकिन अब तिलक साहब को समर्पित कर दिया गया ये आंदोलन। साथ ही साथ तिलक साहब के जब अर्थी की बात आती है तो तिलक साहब का जो अर्थी है, तिलक साहब का जो कंधा देने की बात आती है, वहां पर आप देखेंगे तो हिंदू मुसलमान का जो एक सामंजस्य, जिसे हमारे तिलक साहब ने भी लेकर चलने की बात कही थी, जिसे अब गांधी जी आगे लेकर चलने की बात करते हैं। इसीलिए गांधी जी और साथ ही साथ शौकत अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, इन जैसे नेताओं ने तिलक जी के अर्थी को कंधा दिया है, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो यहां से इस आंदोलन को एक रूप दिया गया कि सारे लोग जुड़ जाओ, सारे लोग आगे आ जाओ, और सारे लोग अब मिलकर अपने देश से इन अंग्रेजों को निकाल बाहर करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ा जाएगा। तो इस तरह से इस प्रोसेस को शुरू कर दिया गया, और तिलक साहब नो डाउट हीरा तो थे ही भारत की राजनीति के, जो कि खो दिया गया। यस, सुरेंद्र बहादुर जी ने कहा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस स्टेटमेंट को हमारे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था 1916 के लखनऊ अधिवेशन के मंच से, बोला था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक, ये एक प्रमुख कारण बन गया था इस आंदोलन का, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। हम पहले से भी कहते चले आ रहे हैं इस बात को कि भारत की राजनीति का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें दादा भाई नौरोजी कहा जाता है, उनसे शुरू किया गया, जिन्होंने स्वदेशी और स्वराज के शब्दों को गढ़ा। तिलक जी ने उस शब्दों को इतना बड़ा कर दिया। अभी इंग्लिश वाली मैम ने एक शब्दावली का प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं आकर उसको ज़्यादा अच्छा डिफाइन कर सकता हूं। उसे अगर हम लोग सामान्य थोड़ी सी भाषा में समझें तो वो होता है आपका उसे हम लोग पिट्रा ड्यूरा वर्क कहते हैं, पच्चीकारी का काम, जो मैम ने बताया था ना कि मीनार वगैरह करता हुए। तो वैसे ही अब इस पच्चीकारी के काम को, पिट्राड्यूरा के काम को, जो कि हमारे स्वाधीनता की बात करता है, हमारे स्वराज की बात करता है, को गढ़ दिया है हमारे बाल गंगाधर तिलक ने। इस इमारत को बना दिया है, देश की आज़ादी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसकी इबारत को खोद दिया है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं इस काम को कर दिया गया, और अब जिम्मेदारी दे दी गई देश के आने वाले बच्चों को, देश के आने वाले नेताओं को, जिनमें हमारे गांधी जी का नाम आ जाता है।
अब गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए कुछ दो अलग अलग मुद्दे तय किए। एक मुद्दा तो ये आता है कि साहब हमको ऐसा क्रिएटिव क्या करना है जिससे हम अपने देश के लोगों को जोड़ पाएं। तो वो क्रिएटिव मूवमेंट चलेगा सबसे पहला कि हम लोगों को स्वराज पर आना पड़ेगा, हम लोगों को स्वदेशी पर आना पड़ेगा, यानी अपने जो कुटीर उद्योग थे उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जब हम अपने कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाएंगे, जब हम अपने स्वदेशी वस्तुओं को मान सम्मान देंगे, अपने रोजगार को उत्पन्न करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम अपने जो विदेशी के द्वारा लाए गए वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करेंगे। और जब बहिष्कार करेंगे तो वस्तुओं का ही क्यों करें? अभी तक जो परंपरा चल रही थी बहिष्कार की, जिसमें वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही जा रही थी, गांधी जी ने उसे एक कदम और आगे बढ़ा दिया कि हम उन उपाधियों का भी बहिष्कार करेंगे जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा दी जाती हैं। जब खिलाफत करना ही है, जब विरोध करना ही है, तो फिर पूरी तरह से करो यार। फिर उसमें यह नहीं कि उपाधि हमारे पास रहे और हम लोग विरोध करें, तो नहीं। अगर निकालना है तो मन से भी निकालो, सिर्फ तन से निकालने की कोशिश ना करो। दिल और दिमाग से अंग्रेजी सरकार को जला डालो, खत्म कर डालो। और जिसकी गांधी जी ने खुद से शुरुआत की है, और वो बहिष्कार उन्होंने किया उपाधि के साथ। और गांधी जी ने अपनी ही वो उपाधि जिसे केसर हिंद कहा जाता है वो वापस कर दिया है। ये उपाधि गांधी जी को मिली थी जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। तो गांधी जी ने जिसे कहते नहीं आपका मेडिकल कोर की ओर से काम किया था, यानी लोगों के इलाज वगैरह में मदद करने का, मरहम पट्टी करने का काम किया। तो उनके इस योगदान को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने उनको केसर हिंद की उपाधि दी थी, और जिसे गांधी जी के द्वारा उपाधि वापस कर दिया गया। उसके बाद तो फिर ढेर सारा लाइन लग गया, राय बहादुर और इस तरह की जो उपाधियां दी गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा, वो सारी की सारी उपाधियां वापस कर दी जा रही हैं। यानी अब एक तरीके से जो कनेक्टिंग वर्क है ना, लोगों को जोड़ने का काम जो था वो यहां पर हो गया। फिर साथ ही साथ देखिए, प्रकाश जी ने बोला कि इसी समय विद्यापीठ की स्थापना की गई। बिल्कुल, अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ वगैरह हैं, सब कुछ यहीं पर चलता हुआ अभी हम लोग चर्चा करेंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक। और स्टेटमेंट आपने बिल्कुल सही दिया है, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही अगर बीच बीच में आप लोगों के कमेंट्स मिलते रहते हैं ना, तो उससे यह रहता है कि आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं और अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट ही सबसे बहुत जरूरी चीज होती है, ठीक। तो कुल मिलाकर अब हमारे गांधी जी केसर हिंद की उपाधि कर रहे हैं और वापस कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा नौजवान बच्चों से कि देखो भाई, अंग्रेजी स्कूल यानी मिशनरीज स्कूल को त्यागो, और उसको त्याग करके हम लोग अपने नेशनल कॉलेज की ओर चलें। तो जो जमाने के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, जो जमाने के बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, उन सब लोगों ने इस ओर काम किया। पैसे वाले जो लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, उन्होंने पैसा लगाने का काम किया। और जो आपके एजुकेशनिस्ट लोग हैं, जो आपके शिक्षाविद हैं, उन्होंने उठकर अब बड़े बड़े स्कूल बनाने शुरू कर दिए, जिसमें से एक नाम आपने अभी ले लिया था, विद्यापीठ। विद्यापीठ कई सारी बनी है, जिनमें काशी विद्यापीठ बहुत बड़ा नाम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के शिक्षा के केंद्र बना दिए गए, जहां से लोगों की पढ़ाई लिखाई के माध्यम से हम अंग्रेजी सरकार का पूरा विरोध करेंगे और अपने कल्चर, अपनी सभ्यता को जन्म देते हुए इस चीज को आगे कर दिया जाएगा। समय कब से किस चीज का बेटा नगेंद्र बात कर रहे हो? कौन से समय की बात कर रहे हो? समय कब से है, किस चीज का बेटा? ये क्लियर कर दो, टाइम की जो बात किया है आपने, है ना? तो मैं आपको बता दूंगा किस चीज का समय आप पूछ रहे हो, ठीक। तो अब कुल मिलाकर यहां से इस बात को कहा गया, वकील साहब लोगों से कहा गया कि साहब अपनी वकालत को त्यागें और वकालत को छोड़ करके आप आ जाइए उस कॉन्सेप्ट पर जो हमारे पुराने जमाने के पंचायत चला करते थे। यस, प्रकाश ने बिल्कुल सही दिया। जामिया मिलिया भी इसी समय बनाया गया है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो है ना, जो कि पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था, वो भी इसी समय आपका यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया है। कलकत्ता का जो नेशनल कॉलेज था वो तो खैर पहले से बन गया, लेकिन उसको जो प्रसार मिलने का काम मिला वो अब मिल पाया है। तो बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कुल मिलाकर अब इस तरह की बात की जा रही है। अब पहले वकील जिन्होंने अपनी वकालत को त्यागा था वो थे मोतीलाल नेहरू। इस आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू पहले वकील थे जिन्होंने अपनी वकालत को छोड़ा है। और उनके साथ साथ उन्हीं के घर के अंदर उन्हीं के बेटे हैं जिनको हम लोग जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, उन्होंने भी त्याग दिया है। CR दास साहब ने अपनी वकालत को छोड़ा है। बहुत सारे लोगों ने वकालत को छोड़ दिया। और इसी समय
आप देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी इस आंदोलन के साथ भारत की राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं और वो अब भारत की राजनीति को एक बहुत बड़े एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाने वाले हैं। तो बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका है। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा वैसे वैसे तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने गिरफ्तारियों के आदेश दे दिए हैं। गिरफ्तारियां बढ़ गई हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा है और उनमें से जो पहला मुस्लिम लीडर गिरफ्तार किया गया है उन्हें हम लोग मौलाना मोहम्मद अली के नाम पर जानते हैं। मौलाना मोहम्मद अली ये वही नेता हैं जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक के अर्थी को कंधा दिया है, यानी हिंदू मुसलमान की एकता को बनाने के लिए मौलाना मोहम्मद अली का योगदान बहुत जबरदस्त रहा है। हमें बस एक छोटा सा जल्दी से आंसर करिएगा, मौलाना मोहम्मद अली का जो न्यूज़पेपर था, जो समाचार पत्रिका थी, उस पत्रिका का नाम बता दीजिए, जल्दी से बताइएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि मौलाना मोहम्मद अली का न्यूज़पेपर कौन सा था वो आप लोग जानते हैं। तो जल्दी से उसको आंसर करिएगा ताकि हम ये जान पाए कि आपने पिछली बार एक क्लास को याद रखा है कि नहीं रखा है। ठीक है, बाकी नहीं आएगा तो उससे घबराइएगा मत, कोशिश जरूर करिए, हम आपको आंसर देंगे। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो हम आंसर देंगे, ठीक है, लेकिन कोशिश करिए। कोशिश करना ये हमारा आपका धर्म है, कर्तव्य है, इसे पूरा करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप कोशिश करो। तब तक हम लोग टॉपिक को भी आगे बढ़ाते हैं। इधर जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसमें लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और गिरफ्तारियों का ये दौर जैसे जैसे देखिए आंदोलन बढ़ा, तो मैं आपको बताऊं हालत तो ये रही कि छोटे छोटे बच्चे, 8-10 साल वाले बच्चे भी इस आंदोलन में जुड़ गए हैं और उन बच्चों ने इस आंदोलन में देखा क्या, सुबह सुबह प्रभात फेरी निकलती है, वंदे मातरम का गीत गाते हुए लोग चले जाते हैं। सुबह सुबह प्रभात फेरी निकलती है तो वैष्णव जंतो तेने कहिए जी जैसा गीत चलता रहता है। जब इस तरह की प्रभात फेरी निकलती है, गांधी जी का जय चलता है, बाल गंगाधर तिलक का जय चलता है, इस तरह की बातें। अच्छा, गांधी जी को अधनंगा फकीर, ये हमारे दीक्षित साहब का सवाल है। गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, वो हम लोग अभी आगे चलकर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे तब वहां पर आपको बताएंगे। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा गया था। अल हिलाल नाम आ रहा है हमारे पूछे गए सवाल का। अल हिलाल जो मैगजीन है बेटा, जो पत्रिका है, यह पत्रिका हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। अजय, ठीक, और भी लोगों ने आंसर दिया है, सुनैना जी ने भी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अल हिलाल यूनिक चॉइस में से जो भी नाम पे आए हुए हैं, अजय कुमार जी, अल हिलाल हमारे मौलाना मोहम्मद अली का है। ठीक है बेटा, जो हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद का अल हिलाल है, जो मौलाना मोहम्मद अली का न्यूज़पेपर है, वो उस न्यूज़पेपर का नाम अब मैं आपको बता देता हूं और लिख भी देता हूं, वो है कॉमरेड। ध्यान रखिएगा, उनकी पत्रिका का नाम कॉमरेड हुआ करता था। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद का है। ठीक है ना बेटा, चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग याद रखेंगे इसको। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं इस बात को लेकर। तो जो CR दास साहब आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो CR दास साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उनकी भी गिरफ्तारी का आदेश आ गया है और CR दास और उनकी पत्नी बसंती देवी इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली विवाहित दंपत्ति यानी कि मैरिड कपल था। तो ध्यान रखिएगा, पूछा गया है ये सवाल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और अभी मैंने शुरुआत में ही बताया कि अब तो जल्दी ही एग्जाम UPSC कंडक्ट कराएगा। UPSC इसी तरह के सवाल पूछता है, इसीलिए देखिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मैं आप लोगों के सामने कई सारे ऐसी चीजें रखता हूं, कई सारे ऐसे फैक्ट रखता हूं जो UPSC के स्टैंडर्ड पर है। ये भी वही चीज है, ठीक है ना। तो पूछा गया सवाल था कि साहब कौन सी दंपत्ति गिरफ्तार की गई थी, किस राष्ट्रीय नेता को जो कि दंपत्ति के रूप में गिरफ्तार हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, CR दास, जिनका नाम पूरा चित्तरंजन दास हुआ करता था, उनको और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत के लोगों ने, भारत के हमारे पूर्वजों ने तो तय कर रखा है कि यार गिरफ्तार तुम कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य अपने देश को अपने स्वराज के रास्ते पर लेकर चलना है और इस तरह के बलिदान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं ना, तो नौजवान वर्ग जो है, जो आप जैसा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं किसी भी देश, आप कभी भी देख लो, किसी भी देश का, किसी भी समय का, किसी भी परिस्थिति का सबसे बड़ा जब आंदोलन देखेंगे, अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य 23-24 साल का लड़का था जिसने एक बड़ी क्रांति कर दी, नंद वंश जैसे एक बड़े ताकतवर वंश को खत्म कर दिया।
इसी तरह से आप देखेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट जो आपका गुप्त डायनेस्टी का है, अर्ली एज का बॉय है। इसी तरह से हर्षवर्धन को देखिए टीनेजर में आया। इसी तरह से हम आपको देखते हैं, आप भी सिलेक्शन लेंगे 23, 24, 25 साल की उम्र में, तो अर्ली एज का जो बॉय होता है ना, जिस एज में आप हैं, ये वो उम्र होती है जो किसी भी देश के इतिहास को, किसी भी देश की तरक्की को बदल देती है। और वो ताकत आपके अंदर है, वो आप करेंगे। जैसा हमारे बुजुर्गों ने किया, तो उन्हीं के संतान हम आप हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? हम भी रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। वो रेवोल्यूशन होगा हमारी अपनी सफलता का। तो अब इस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। हमने बताया 10-10 साल के बच्चे खड़े हो गए किनारे की ओर। वो भी जल्दीबाजी में जिंदाबाद नहीं बोल पाती, लेकिन वो अपना हाथ खड़ा कर देते हैं इस बात के सिंबल के साथ कि देखो भैया, हम भी जिंदाबाद कर रहे हैं। कुछ बच्चे, तो आप लोग ने भी किया होगा इस तरह की हरकत कभी कभी, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो स्कूल के किसी टीचर से परेशान, स्कूल से परेशान, तो उन्होंने इस भीड़ का फायदा उठाया, पत्थर उठाकर मार दिया, शीशा टूट गया और भाग लिए, भीड़ के अंदर हो लिए। तो ऐसे में पकड़ा भी नहीं जा सकता था। तो विरोध अपने चरम पर, विरोध अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है। और गांधी जी घूम घूम कर इस आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर गांधी जी नहीं जाना चाहते हैं। और लोगों के अंदर रोजगार की भावना आए, लोगों के अंदर स्वराज की भावना आए और लोगों को अपने स्वदेशी की ओर खींचा जा सके, उसके लिए गांधी जी ने एक नया चीज का आविष्कार तो नहीं कहूंगा, प्रचार किया है। वो है चरखा और वो है खादी। चरखा और खादी के माध्यम से रोजगार को जन्म देंगे और उस चरखे से जो धागा बुनेंगे, उससे जो कपड़ा बनेगा वो खादी का कपड़ा होगा। बहुत बढ़िया सोरेन जी, आप बिल्कुल पढ़ें और तरक्की करें, बिल्कुल हम सब लोग यही चाहते हैं। तो खादी का प्रचार किया जाएगा और अपने देश के अपने हाथ से बने वस्तुओं का, गांधी जी ने खुद जीवन भर अपने हाथ से बुने हुए कपड़े पहने हैं। और अगर इस कॉन्सेप्ट को आज भी मान लिया जाता तो हमारा देश इकोनॉमी में अमेरिका से भी आगे रहा होता। हमारी जीडीपी जो आज 5 के दायरे पर है वो बहुत बढ़ गई होती, बढ़ जाएगी। आप जैसे नौजवान बच्चे जब आ जाएंगे ना, तो उसको भी आगे बढ़ा देंगे, ये मेरा विश्वास है, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। तो इस तरह से गांधी जी ने एक बहुत बड़े आदर्श को स्थापित करने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम एकता की तो बात कही जा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आंदोलन तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। गांधी जी घूम घूम के प्रचार करते चले जा रहे हैं। और मद्रास में गांधी जी हैं, जहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। जो जोश और जज्बा मैं अपने देश के नौजवान बच्चों में, जो जोश और जज्बा मैं अपने देश के लोगों में देखता हूं, उसके बाद मैं इस मंच पर जब खड़ा होकर आप लोगों को बोलता हूं, आप लोगों से संवाद कायम करता हूं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये गांधी जी के स्टेटमेंट है जो उन्होंने मद्रास में दिया। और यही जोश और जज्बा मुझे इस बात का विश्वास दिला देता है कि आने वाले 1 साल के भीतर स्वराज मिलने जा रहा है। ये एक ऐसा भाषण था जिसके बाद तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा सुनामी जैसा लहर उठा है कि सब लोग अब इंतजार ही नहीं कर पा रहे हैं उस 1 साल का, कि जल्दी से जल्दी हमें आजादी मिल जाए। अपने भाषण को गांधी जी ने आगे बढ़ाया और वो कहा कि देखिए, ध्यान रखिएगा, हम अपने देश के स्वराज को 1 साल के अंदर प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मेरी गुजारिश है अपने देशवासियों से कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, बिल्कुल हाथ जोड़कर उन्होंने गुजारिश की कि मैं चाहूंगा कि मैं अपने आंदोलन को इस तरह से सफल बनाऊं कि कोई दूसरा व्यक्ति उंगली ना उठाने पाए और अंग्रेजी सरकार तो बिल्कुल ना उठाए। तो सत्य और अहिंसा, ये मेरे 2 मार्ग हैं, 2 मेरे रास्ते हैं, इस पर हम लोग चलकर अपने आंदोलन को सफल बनाएंगे। इस आदर्श के साथ गांधी जी ने चलना शुरू कर दिया और देश के लोगों ने उनकी बात को माना भी। लेकिन जानते ही हैं, जब जोश ज्यादा होता है तो कभी कभी गलती की गुंजाइश हो ही जाती है, और वैसा ही कुछ हो गया। गांधी जी सत्य अहिंसा के प्रचार करते हुए चलते चले जा रहे हैं, लोग मानते चले जा रहे हैं। और उन्होंने इस आंदोलन के दौरान एक और बात कही है, वो ये है कि शराबबंदी, विदेश के द्वारा लाई गई, अंग्रेजी सरकार के द्वारा लाई गई शराब का भी बहिष्कार किया जाए। बहुत ही खराब चीज, बहुत गंदी चीज होती है जो हमें आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से तिरस्कृत कर देती है। तो ऐसी चीज का बहिष्कार करने में कोई बुराई नहीं है। और गोरखपुर में एक जगह पड़ती है जिसे हम लोग चौरी चौरा के नाम पर जानते हैं, वहां के शराब की दुकान के बाहर लोग इकट्ठा होकर अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। और उस प्रदर्शन के लिए वहां के लोकल लीडर, जिनका नाम भगवान दास अहीर है, वो आ चुके हैं। और वो भीड़ के साथ, जिसकी जनसंख्या करीब करीब लगभग 2000, देखिए कम और ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल 2000 गिना हुआ नहीं है, ये कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग 2000 की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। और इस भीड़ के द्वारा
अब उस दुकान के सामने जाकर बाबा की जय, गांधी जी का जय किया जा रहा है। भारत के स्वराज के, भारत के स्वदेशी के नारे लगाए जा रहे हैं। दुकानदार, इतनी भीड़, कोई भी व्यक्ति इतनी भीड़ देखेगा तो डर ही जाएगा। तो दुकानदार डर गया है और डरा हुआ दुकानदार प्रवेश कर गया है सामने, यानी दुकान के जस्ट अपोजिट साइड देखेंगे तो एक थाना बना हुआ करता था, तो डर के मारे उस थाने में चला गया है। उसने पुलिस वालों से अब इस पूरे घटना की ओर ध्यान देने की बात कही है और उसी रौब में, रुआब में अंग्रेजी सरकार के पुलिस के 3 सिपाही बाहर निकलते हैं और वो तीनों सिपाही बाहर आते हैं और वो भीड़ को हटने की बात करते हैं। बातचीत की जिम्मेदारी लोकल लीडर, जिनका नाम भगवान दास अहीर है, जो कि आर्मी से अपना नाता तोड़कर, इंग्लिश आर्मी से अपना नाता तोड़कर इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हुए हैं, तो उन्होंने बातचीत किया है और उन्होंने अपने बात को बताया कि देखिए, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे कुछ मामला बिगड़ जाए, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ बातें, देखिए 2000 लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे ना, तो आप किस किस का मुंह पकड़ेंगे? कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ बोल ही देगा। तो भीड़ में से कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ गए हैं जिससे पुलिस वालों को लगा है कि यार ये तो हम लोगों का अपमान और बेइज्जती किया जा रहा है। गुस्साए हुए इन सिपाहियों के द्वारा तुरंत ही बिना आओ न दाव देखे धड़ाक से चला दी गई है गोली। उन गोलियों की वजह से, जो गोलियां चली हैं पुलिस के द्वारा, उससे 3 लोग मर गए हैं। और जब ये गोली चली ना, तब तुरंत भगवान दास अहीर साहब समझ गए हैं मामला बिगड़ रहा है और उन्होंने लोगों को शांत रहने की बात कही है। लेकिन फिर समस्या वही आती है साहब, जहां पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो देखिए, जब तक वो भीड़ शांत है तभी तक शांत है, बिगड़ेगी तो क्या रूप लेने वाली है मालूम नहीं है। वही हो गया, अब भीड़ ने अपने प्रदर्शन को गोली क्यों मारी, हम लोग ऐसा क्या कर रहे थे, अपना शोर, अपना विरोध व्यक्त किया हुआ है। किसी बीच पुलिस वाले डर गए, उनको लगा यार गड़बड़ तो हो गई है। अब पुलिस वाले भाग गए हैं थाने के अंदर और थाने के दरवाजे को कर लिया है बंद। पुलिस वालों ने भागने की जो गलती कर दी, इसके बाद पब्लिक के भी कुछ लोगों ने उनका पीछा किया, पीछा करो करके। अब पब्लिक ने भी उनका पीछा कर लिया है और पीछा करते हुए पब्लिक अब थाने पर जा चुकी, तब तक दरवाजा बंद है। अब देखिए, भी जो है वो अब भूल चुकी है कि उसका धर्म क्या, वो किस लिए इकट्ठा है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भूल कर सभी के सभी जो लोग पहुंचे थे, उन्होंने घास, लकड़ी, जो भी इकट्ठा हुआ उसे लाकर लाद दिया है। थाने को चारों ओर से घेर लिया है और फिर लगा दिया है आग। पूरा थाना धधक करके जल गया है, जिसमें करीब 22 पुलिस कर्मचारी हैं जो जलकर राख हो गए हैं। 20 सिपाही हैं और 2 इंस्पेक्टर रैंक के लोग हैं। यह घटना हुई है। उधर बारदोली नाम की एक जगह पड़ती है गुजरात में, जहां पर गांधी जी, अगर आप देखें तो चौरी चौरा का केस हुआ है 5 फरवरी को, तो जहां पर गांधी जी बारदोली में एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। वो प्रस्ताव यह है कि आने वाले समय में हम लोग अपने असहयोग आंदोलन का नाम बदल करके इसे हम लोग बना देंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम पर। वो इसको इस रूप में देना चाहते हैं, इसे और बड़ा नाम देना चाहते हैं, तो इस तरह की बातों को उनके द्वारा रखा जाना है। तो बारदोली में एक सभा को पहले से बुलाने की बात कही गई है और उस सभा में गांधी जी इस आंदोलन को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बात को आगे बढ़ाया गया, लेकिन तब तक इस चौरी चौरा के कोई व्यक्ति हैं जो कि गांधी जी के अन्य भक्त हैं, उनके द्वारा एक टेलीग्राम लिखा गया कि बापू यहां पर ऐसा ऐसा हो गया है और इसलिए हम लोग इस बात से दुखी हैं, परेशान है। तो उन्होंने चौरी चौरा घटना का पूरा लेटर लिखकर, टेलीग्राम लिखकर भेज दिया है। वो टेलीग्राम गांधी जी को मिल गया है और गांधी जी उस टेलीग्राम को पढ़ते हैं। बारदोली की वो सभा जो कि 12 फरवरी को होने जा रही थी, आप में से अभी किसी ने मेंशन भी किया था 12 फरवरी वाली डेट को, बारदोली की घटना को। तो बारदोली में जहां मीटिंग होने जा रही है, गांधी जी ने वहां पर इस आंदोलन को वापस लेने की बात कह दी है कि मैं जो सोच रहा था, मैं जो विचार कर रहा था, जो मुझे विश्वास हो चला था कि मेरा वो स्वराज जिसे मैं रामराज, गांधी जी स्वराज के शब्द को कुछ इस रूप में देखा करते थे। भगवान राम के अन्य भक्त हुआ करते थे हमारे गांधी जी। तो जो राम राज है, मैं उस रूप में स्वराज को देखता हूं जिसमें किसी को भी मारने की, किसी को भी जलाने की कहीं कोई घटना जगह बनती ही नहीं है। मैं उस रामराज की बात कर रहा था। लेकिन ये मैं नागरिकों को, अपने देश के नागरिकों पर इस बात का आरोप नहीं लगाता कि उन्होंने गलती की, ये मेरी गलती है। मैं अपने नागरिकों को स्वराज तो बताता रह गया, लेकिन होता क्या है स्वराज और रामराज क्या है, मैं उस बात को नहीं बता पाया।
क्योंकि ये कमी मेरी है, मैं अपने नागरिकों को, अपने देश के लोगों को मैं शिक्षा नहीं दे पाया, तो मैं अपनी कमी को स्वीकार करता हूं और इसलिए मैं अपने आप को इस आंदोलन से अलग करता हूं। बारदोली में इकट्ठा हजारों लोग गांधी जी के इस स्टेटमेंट को सुनते हैं और अचानक से उनको विश्वास नहीं हुआ कि जो सुन रहे हैं क्या वो सच है। अब एकदम से कुछ देर के लिए हजारों की भीड़ एकदम सन्न, ये क्या बोल दिया गांधी जी ने। अचानक से वहीं पर ही, उसी भीड़ में ही लोगों ने अपना विरोध करना शुरू कर दिया है। तो गांधी जी को वहीं पब्लिकली ही कुछ लोगों ने बोला, स्टेटमेंट दिया, लेकिन गांधी जी ने उन सारी बातों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो गलत है और वो जो चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाया। तो 12 फरवरी वाले दिन देखिए लिखा भी है, बारदोली नाम की जगह पर इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी गई है। देश के अंदर 2 प्रकार का बंटवारा हो गया। एक बड़ा समूह गांधी जी के पक्ष में, गांधी जी के नेतृत्व में चलने को तैयार नहीं है। एक दूसरा बड़ा समूह गांधी जी को क्रिटिसाइज तो करता है कि गांधी जी ने आंदोलन वापस लेकर गलत किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को भी कहता है कि हम लोगों को गांधी जी के मतलब को समझना चाहिए, आदर्श को समझना चाहिए और फिर उस ओर चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 2 तरह के मतभेद चल बैठे हैं और इस मतभेद का परिणाम यह निकल कर आया कि गांधी जी को अंग्रेजी सरकार के द्वारा 10 मार्च 1922 को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी जेल के अंदर, जिसे यरवदा के नाम पर जाना जाता है, यरवदा जेल के अंदर बंद है। 6 साल की सजा सुनाई गई। बात दूसरी है कि 6 साल से पहले उन्हें रिहा कर दिया जाएगा उनकी बीमारी को ध्यान में रखकर। लेकिन देश के अंदर जो बंटवारा दिख रहा है, जो देश के अंदर के लोगों का मत विभाजन दिख रहा है, उसमें से एक मत बटा और एक मत निकल कर आया है एक नई पार्टी को बनाने का, जिसे हम लोग स्वराज पार्टी के नाम पर जानते हैं। वही सी.आर. दास, वही मोतीलाल नेहरू जो कि कभी गांधी जी के साथ खड़े थे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, उन्होंने कहा कि एक जगह की देश में एक जगह की होने वाली घटना का कि पूरे देश को सजा क्यों दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग अब गांधी जी के साथ नहीं है, हम लोग उनके पार्टी में भी नहीं रहेंगे, हम लोग कांग्रेस में भी नहीं रहेंगे। हम कांग्रेस में तब रहेंगे जब गांधी जी कांग्रेस में नहीं रहेंगे। इस मुद्दे पर मतभेद की नौबत आई है। तो 1 जनवरी के दिन, 1 जनवरी 1923 को एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है। उस नई पॉलिटिकल पार्टी को नाम दिया जाता है कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल। देखिए, स्वराज पार्टी का नाम हम दोबारा दोहरा रहे हैं, कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल, ये पूरा नाम है, ठीक है ना। कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल ये पूरा नाम है, लेकिन जिसे हम लोग आम प्रचलन की बात में स्वराज पार्टी के नाम पर जानते हैं। इलाहाबाद का जो आपका आनंद भवन है, वहां पर इस पार्टी को जन्म दिया जा रहा, वहां पर इस पार्टी को बनाया जा रहा है। मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के महासचिव बन गए हैं, यानी कि सेक्रेटरी के तौर पर हैं, और सी.आर. दास इसके प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो ये पार्टी बन गई और इस पार्टी ने ऐलान कर दिया कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो गांधी जी ने सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबली के लिए जो इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात कही थी, जिससे वो अलग हट गए थे कि हिस्सा नहीं लेंगे, अब उस इलेक्शन में हम लोग हिस्सा लेंगे और हम लोग जाकर प्रोविंशियल और स्टेट सेंट्रल असेंबली में पहुंचकर अपनी ताकत को दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से काम किया गया, लेकिन जल्दी ही स्वराज पार्टी के और लोग जुड़ते चले गए। कुछ बड़े नाम देखिए, एन.सी. केलकर साहब हैं, इनके अलावा आपके विट्ठल भाई पटेल साहब हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, एस सत्यमूर्ति साहब हैं, एस श्रीनिवास अयंगर साहब हैं, M.R. जयकर साहब हैं। तो कई बड़े बड़े नाम जुड़ते चले गए हैं और स्वराज पार्टी जल्दी ही एक बड़े रूप में आ गई। इसी समय मदन मोहन मालवीय, 1924 की बात है कि मदन मोहन मालवीय साहब ने, जो कि जेल के अंदर थे, बाहर आए, उन्होंने सी.आर. दास साहब से मुलाकात की, मोतीलाल नेहरू साहब से मुलाकात की और इस प्रकार के विभाजन का विरोध किया। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए और हमको एक साथ रहना चाहिए। बट गए तो अंग्रेज तो चाहता ही है कि हम बटे रहें यार, और इसी बंटवारे का वो फायदा उठा रहा है, तो मत करो ये काम। मानता हूं इस बात को लेकर कि गांधी ने बहुत गलत किया है। गांधी से सीनियर लीडर है मालवीय साहब, तो मालवीय साहब ने कहा गांधी ने बहुत गलत काम किया, ये मैं मानता हूं, उसे वापस नहीं लेना चाहिए था आंदोलन जब वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है, लेकिन उससे बड़ी गलती हम कर रहे हैं जब हम लोग बट जा रहे हैं। तो बटो मत, इकट्ठा रहो। हाँ, कुछ मुद्दे पर हो सकता है हम लोग मान लेते हैं, यस, मालवीय साहब जो है ये हिंदू विश्वविद्यालय, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसके फाउंडर हैं। इससे पहले ये कॉलेज हुआ करता था जिसे एनी बेसेंट साहिबा ने बनाया था, उसी कॉलेज को कन्वर्ट कर दिया है विश्वविद्यालय में हमारे मदन मोहन मालवीय साहब ने।
तो उन्होंने सबको इकट्ठा कराने की बात कही। 1924 में गांधी दास समझौता हुआ है, जिसके बदौलत अब दोनों पार्टी एक साथ आकर इकट्ठा होकर आगे चलने की, आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, क्या क्या हुआ है आगे की ओर, उन पर हम लोग अगली मुलाकात के दौरान चर्चा करेंगे। आगे की क्लास में हम लोग किस तरह से भारत की राजनीति में एक नया क्रांतिकारी आंदोलन, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे कुछ बड़े नाम आने वाले हैं। तो अगली क्लास की मुलाकात होगी देश के उन क्रांतिकारियों के नाम पर जिन्होंने इस देश को आजादी का रास्ता और साफ किया है, प्रशस्त किया है, मजबूत किया है। उनको सलामी दी जाएगी हमारे और आपके दोनों ओर से। आज की क्लास अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर करिए, और लाइक से ही काम नहीं चलेगा, शेयर करते रहें। अपने कमेंट जो कि क्वेश्चन के तौर पर होंगे उसे आप हमें देते रहें, और सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन के बेल को बजाइए, सब्सक्राइब करिए, और जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतने ही आप और हम दोनों लोग ताकतवर बनते चले जाएंगे। ताकत ज्ञान की बात हो रही है, शरीर की बात नहीं हो रही। ताकत हमको ज्ञान से प्राप्त करना है, तो हम लोग ताकतवर बनते चले जाएंगे। और उस ताकत के लिए मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.